So we are talking about the difference between 20th and 21st century kids. There are a lot of gap between these two generation, because of which हारमोनी बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं. फाइन. सो 20वीं शताब्दी में जो है बच्चों को मैंने देखा है कि पढ़ने कम मिलता था, तो जिसको भी पढ़ने मिलता था उसको उसकी कीमत होती थी. 21वीं शताब्दी में थोड़ा सा आसानी से जो है अवेलेबल होता है, बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो है कम हो जाती है. तो लाइफ में जो चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल होता है, सो वी डोंट वैल्यू दैट. जब नहीं मिलता था तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. मैंने ऐसा देखा है. अभी आप देख लेना घर पे, जो भी पेरेंट्स यहाँ पर सुनते रहेंगे, घर में लड़का है लड़की है, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम जगह पे लड़कियाँ बहुत अच्छी पढ़ाई करती है. घर में अगर लड़का लड़की है घर में, तो लड़कियां ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करती है, लड़के थोड़ा सा कम पढ़ते हैं कंपैरिजन में. ऐसा जनरल केस नहीं कह रहा हूँ, कंपैरिजन में मैंने देखा है कि हमारे इधर मुंबई में हर जगह जो है, आई हैव सीन गर्ल्स परफॉर्मिंग राइट नाउ वंडरफुली वेल एज़ कम्पेयर टू द बॉय चाइल्ड. सो ये रीज़न क्या है कि बच्चों को, लड़कियों को मालूम है कि पढ़ने नहीं मिलता था, तो आज के इस दर मिल रहा है. सो द वैल्यू दैट थिंग एंड हैंस उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, हैंस से डू इट. और जब जो आसानी से मिलता है तो उसकी वैल्यू थोड़ा सा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है 20th एंड 21st सेंचुरी का. सेकंड, मैंने देखा है कि स्कूल से ही, एक ज़माने में स्कूल ही था, स्कूल और कॉलेज ही था जहाँ से हमको ज्ञान मिलता था. स्कूल एंड कॉलेज वाज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज. तो हमको भागने को बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज कौन सी टीचर क्या जानकारी देगी, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा. वी कैन ओनली गेट इट फ्रॉम द स्कूल और द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, वॉट एवर इट इज़. आज बच्चों को और सब लोगों को कई सारे दूसरे माध्यम से इतनी सारी जानकारी मिल जाती है कि कहीं जाने का मतलब वो पढ़ने आ जाता है. दैट इज़ हाउ इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आई हैव सीन 21st सेंचुरी. तो बोलना पड़ता है कि जा क्यों नहीं रहा है, क्यों पढ़ नहीं रहा है, देख मोबाइल पे बैठा है, इतना लाखों रुपया तेरे इंजीनियरिंग में मैंने खर्चा कर दिया, बट तुमको मालूम नहीं है क्या होगा. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, बहुत सारे दूसरे जगह से ज्ञान मिल जाता है, और वो भी डॉल्बी डिजिटल, अपना HD चैनल वगैरह सब है घर में, तो वहाँ का नॉलेज. और फिर थोड़ा सा अभी तो काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस IAS ने, सब ने काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया. खेलना और मोबाइल पे जो है लेक्चर सुनना या स्क्रीन पे लेक्चर सुनने में थोड़ा सा फ़र्क है. बिकॉज ये वीडियो गेम्स वगैरह जब हम खेलते हैं तो ब्रेन का एक दूसरा, और पढ़ने के लिए ब्रेन का एक ऐसा पार्ट जागरूक होता है, उसको जागरूक वक्त करने के लिए वक्त जाता है. वीडियो गेम के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कोई वक्त नहीं जाता, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है मन. तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क मैंने देखा है. और पुराने ज़माने में ताकत पेरेंट्स के हाथ में थी. ये हारमोनी सबसे बड़ा बिगड़ा है. ताकत पेरेंट्स के हाथ में थी. अभी के जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स जो है उन बच्चों को कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में थी. मुझे याद है मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, पढ़ वरना तुझे खाना नहीं दूंगी. तो मैं बैठ के पढ़ता, तो मैं बोला बाप रे, नहीं पढ़ूंगा तो खाना नहीं मिलेगा. आज तुम डायलॉग बोलो, पढ़ वरना तुझे मैं खाना नहीं दूंगी, तो आपके खाने में उसको एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, इज़ नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो. काफ़ी सारे बच्चे बोलते क्या खाना बनना है. मेरी मम्मी बोलती थी, पढ़ वरना तुझे घर से निकाल दूँगी. घर से निकाल देंगे. अभी तुम्हें डायलॉग बोलो अपने बच्चों को, पढ़ वरना तुझे घर से निकाल दूंगी, वो तो भागने के लिए बैठा है. तुम बोला और मैं चला. विक्रम बेताल, पुराने ज़माने में विक्रम बेताल करके एक सीरियल आता था, वो बोला और वो चल दिया. तो रामायण के बाद विक्रम बेताल भी लगाना चाहिए टीवी, पता चलेगा. उसमें बहुत सारे वैल्यू वाले टॉपिक्स है, उसके अंदर कई सारे उसके अंदर शेयर किए गए हैं. सो ये फ़र्क है. ताकत पेरेंट्स के हाथ से ये पता भी नहीं चला. काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते सर मेरा बेटा टीवी देखता रहता है, मोबाइल फ़ोन में रहता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, ये करता रहता है, उसको बैठो ज़रा, बिठाओ, समझाओ, डांटो उसको, सब चीज़ करो. फिर बोलता अच्छा बोलता है, पेरेंट बोलते हैं कि सर उसको बताना नहीं कि मैं आकर आपको बोल कर गई थी. तो मैं बोला क्यों ऐसा. सर वो मुझे डांट देता ना, सर मैं क्या करूँ. तो ये हो चुका है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे टाइम पे जब व्हेन वी आर ग्रोइंग, पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और हमको कंट्रोल में रखते थे, और जब हमारी बारी आई हमारी बात ही नहीं सुनता है. ये हारमोनी बिगड़ी क्यों, कई सारे रीज़न से देंगे. तो ताकत पेरेंट्स के हाथ से निकल कर बच्चों के हाथ में गई. ताकत का ट्रांसफ़र 15 अगस्त को हुआ या 26 जनवरी को हुआ, हमको नहीं मालूम. सम हाउ इट समवेयर, पूरी सिनेरियो जो है धीरे 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 यहाँ से निकल कर उस तरफ चले गए और हमको पता भी नहीं चला.
पुराने ज़माने में जो है गेम्स बच्चे क्या खेलते थे, अगर हमको याद है, पकड़ा पकड़ी, डब्बा करने का, गोटियाँ खेलने का, पतंग उड़ाने का, तो ये सब गेम जो होते थे, ये जो होते थे राइट हैंड लेफ्ट हैंड के गेम्स होते थे। गुड्डी खेलना मतलब उंगलियों को स्ट्रेच करना, निशाना लगाना, कंसंट्रेशन, फोकस बहुत पावरफुल होता था। आसमान में पतंग उड़ाना मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है, और दूर आसमान में एक पतंग को देखना मतलब फोकस करना, फिर से कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान होता है, ऊपर से ढील रखना, नीचे से काटना, एंड मेनी सच थिंग्स, कैलकुलेशन है, ज्योमेट्री उसके अंदर पूरा का। सो अगेन जिसमें दोनों ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता था। और आजकल बच्चे जो है वीडियो गेम खेलते हैं, पबजी में पड़े रहते हैं घंटों से घंटों, और पेरेंट को भी ऐसा लगता है कि बीच बीच में परेशान करता है तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दे, तू बैठ, तुम तेरा देख लो। बहुत रेस्ट्रिक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, तब कि लड़की और लड़का अगर है तो लड़की का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, लड़कों के हैंड राइटिंग थोड़े से, बिकॉज करेंगे तो लड़कों का हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब होता है। दे राइट वेरी ब्यूटीफुली। उसका रीज़न ये है कि लड़कियां आज भी, मैक्सिमम लड़कियां आज भी मम्मी डैडी को घर पर खाना बनाने को हेल्प करती है, भाजी तरकारी काटना, यानी कि फाइन 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 मोटर नर्व्स का जो डेवलपमेंट होता है, आटा गूंद, दोनों हाथों का फाइन ट्यूनिंग, फिंगर्स का फाइन ट्यूनिंग होता है, जिसके वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ती है। तो ये फ़र्क पड़ता है सब चीज़ों का। सो बच्चे जो है वीडियो गेम में पड़े रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो मैंने देखा है कि एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, एक ऐसा छोटा सा जो है ड्राइंग आया था, जिसमें बच्चा, मम्मी बच्चे को कहती है कि बाहर जाके खेल, वो वीडियो गेम खेलता रहता है, तो मम्मी कहती है कि बाहर जाके खेल, तो बच्चा बाहर जाके वीडियो गेम खेलता है। मतलब ये हालत चल रही है कि मम्मी बोलती बाहर जाके खेल, पर बेचारा बाहर जाके वीडियो गेम खेलता रहता है। कुछ चैलेंजिंग चीज़ें हैं वीडियो गेम से, जो कुछ भी होता है सब चीज़ अच्छी है। जब में हम क्रॉस किया तो एवरीथिंग इज़ डेंजरस, दैट वी ऑल नो, इट बिकम्स एन एडिक्शन, एनीथिंग एक्स्ट्रा बिकम्स एन एडिशन। लिमिटेशन में अगर हम करेंगे तो सब चीज़ परफेक्ट है। जैसे कि मेरे घर में मेरे लड़के को मोबाइल फ़ोन मॉर्निंग में 5-6 मिनट और इवनिंग में 5 से 10 मिनट मिलता है। इज़ ओनली 7 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको मोबाइल फ़ोन नहीं देता हूँ, मोबाइल फ़ोन उसको मिलता है, उसको 5 से 7 के बाद हम उससे ले लेते हैं। फिर वो बोलता है कि नहीं 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 मुझे और चाहिए खेलने के लिए, तो हम एक ही बोलते हैं, अगर आज एक्स्ट्रा तुमने लिया आपको कल नहीं मिलेगा। ऐसा हमने एक एग्रीमेंट बना के रखा है, यानी करेंगे। तो ये फ़र्क पड़ा है। और मस्ती मजाक में मैं हमेशा कहता हूँ कि 20वीं शताब्दी में हमको मालूम नहीं था वैलेंटाइंस डे क्या है। 20वीं शताब्दी में हमको मालूम नहीं था वैलेंटाइंस डे क्या होता है। मैं जब 11वीं में था तो कॉलेज में था, तो मेरा एक फ्रेंड बोला कि कल वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं बोला चलो अच्छा है, सेलिब्रेट करेंगे, खाने पीने में कुछ मिलेगा। तो मैं भी अच्छा ड्रेस पहन कर आ गया, तो पता चला कि वैलेंटाइंस डे में गुलाब वाला सब दिया जाता है। तो वैलेंटाइंस डे नहीं मालूम था, और 21वीं शताब्दी बच्चे को मालूम है वैलेंटाइंस डे क्या होता है। मतलब ये सब चीज़ें जो है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। द सोसाइटी हैज़ बीन ओपनड अप एंड द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गाइड द पीपल स्टूडेंट्स प्रॉपरली, बिकॉज उनका अपब्रिंगिंग 20th सेंचुरी वाला, ये बच्चे जो है 21st सेंचुरी वाले। टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम पे टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम रेडियो टीवी वगैरह सब चीज़ें थी, इतना फ़र्क। और उस ज़माने में 3 या 4 गाड़ियाँ होती थी, मुझे याद है फियाट गाड़ी होती, कार था, मारुति जो है, मारुति, ऐसे 3-4 गाड़ियाँ ही होती थी। और इस ज़माने में तो बाप रे, एक एक दिन में 5-5 10-10 नई गाड़ियाँ आ जाती हैं। मतलब ये जो हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उस ज़माना एकदम स्लो वाला था, ये ज़माना जो है एकदम हाइपर कॉम्पिटिटिव है। ऐसे इस जनरेशन को कैसा हैंडल करना, सबके बेसिक फाउंडेशन सबके हम हैंडल कर पा रहे तो आप भी हैंडल कर पाओगे। ये सबसे बड़ा रूट कॉज 20वीं दैट जनरेशन गैप की वजह से ये हारमनी में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि कोई भी बंदा सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, या फिर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, काफ़ी पेरेंट्स के कंप्लेंट आते हैं, सुनते नहीं है सर, ये नहीं करते, वो नहीं करते, दिन भर भटकते रहते, मोबाइल में पड़े रहते हैं। सर द वेरियस कंप्लेंट्स विच आई एम सीइंग, यानी कि वो बच्चे के अंदर गोल्स की कमी है, जिसकी वजह से होता है। तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि इंसान तभी कामयाब होगा, तभी एक जगह से दूसरे तरफ मूव करेगा या एक्टिव रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। हम ऐसा कहते हैं कि आगे बढ़ेगा जब उसके लाइफ में दोनों में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है। ध्यान से सुनना, देयर आर 2 थिंग्स, दोनों में से एक चीज़ अगर होगा, मूवमेंट विल हैपन। सो विट आर दोज 2 थिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट
पेन और प्लेजर, पेन नहीं तो प्लेजर, दोनों में से एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पेन नहीं तो प्लेजर मतलब क्या? अभी ध्यान से सुना, यहाँ पे भी हार्मनी कैसा बिगड़ गया या जो कमी हो गई है उसके पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पेन नहीं तो प्लेजर का होना ज़रूरी है, दोनों में। ओके, सो ट्यूशन क्लासेस जाते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों का एक छोटा सा उनको सर्वे करना था। तो उसी सर्वे के हिसाब से मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था, तो मैंने चलो देखे कुछ बच्चों का देखते इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं इस रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने एक देखा, एक छोटा सा लड़का जो है हाथ गाड़ी में जो है भुट्टा बेच रहा था। भुट्टा बेच रहा था, मकई होती है ना, गर्म करके बेचते हैं। तो मैं एक छोटे से बच्चे को पूछा, मैं चलो इसी से कुछ बातचीत करते, ये इसकी लाइफ क्या है, ये कैसा है। बिकॉज एजुकेशन और बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे का एजुकेशन होना चाहिए। सो मैं उस बच्चे से पूछा, भुट्टा ख़रीदते हुए मैंने उसको पूछा, बेटा जो है आप स्कूल भी जाते हो? तो उसने कहा हाँ सर मैं जाता हूँ। मैं थोड़ा शॉक हो गया, बोले स्कूल जाता है, भुट्टा बेचता है। तो मैं उसको आगे पूछा कब जाते हो? बोले 7 से 1। बोला तो ये धंधा कब लगाता है? सर शाम को 4 से, कभी कभी रात को 10, 11, 12 बज जाते हैं। पता कब है? तो बोले सर दोपहर को 2 से 4 और सुबह को 4 से 6। मैं बोला परसेंटेज कितने आए तुझे? सर मुझे 80% के ऊपर आता है। और मैंने पता लगाया उस बच्चे के बारे में, सही में वो 80+ लेकर आता है। वो 7वीं 8वीं का स्टूडेंट था। आप सुनो ध्यान से, कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा भुट्टा बेचते हुए 80-88 लेकर आता है, और हमारे बच्चों का बुक की बात है, भुट्टा भी बेच रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, 88% भी लाता है, और हमारे बच्चों के बुक के पुट्टे नहीं खुलते हैं। ध्यान से सुनना, एक और स्टेप मैं आगे बताऊँ। मैंने उसको 20 रुपये दिए, सॉरी 50 रुपये लिए, 20-20 रुपये के 2 भुट्टे लिए। अभी आपने देखा रहेगा, ये जो फेरी वाले होते हैं, ये सजेब में पैसा नहीं रखते, उधर एक छोटी सी गोनी होती है, गोनी के नीचे वो पैसा रखते हैं। तो मैंने गोनी उसने गोनी उठाया मुझे 10 रुपये देने के लिए। तो गोनी जैसा उठाया तो मैंने उधर देखा साइंस का नोटबुक था। मैं शॉक हो गया। मैं उसको पूछा, बेटा ये साइंस का नोटबुक क्यों यहाँ पर? बोले सर कभी कभी क्या होता है ना, धंधा नहीं होता है तो मैं किताब निकाल कर पढ़ता हूँ। आप सोचो, धंधा नहीं होता है तो वक्त मिलता है उसको 15 से 20 मिनट, तो किताब निकाल कर पढ़ता है। और हमारे बच्चों को, हमको बार बार पीछे पढ़ना पड़ता है कि कितनी वेळा सांगितलं, कितने बार तुझे मैंने कि पढ़ाई कर, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, कर क्या रहा है तू, तेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे, कितने बार तुझे मैं समझाऊँ, ये चल क्या रहा है। ये चलता रहता है। ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भुट्टे वाले बच्चे की ज़िंदगी में पेन है, भुट्टे वाले बच्चे की ज़िंदगी में पेन है, उसके लाइफ में पेन है। उसको किताब दिखती है, हाथ गाड़ी दिखता है। वो बोलता अगर मैंने किताब को नहीं उठाया तो ज़िंदगी भर मुझे भुट्टे बेचने पड़ेंगे। इस पेन है, तो जिसके लाइफ में पेन होता है वो निकलता है आगे, वो बैठता नहीं, बिकॉज उसके लाइफ में पेन है, उसको पेन से बाहर निकलना है। तो वो बाहर निकलने की कोशिश में वो पढ़ लेता है, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं। उधर रास्ते में वो किताब निकाल कर खुद से पढ़ रहा है, और इधर हम पीछे पढ़ने के बाद भी बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों के लाइफ में पेन। हम सब पेरेंट्स ने, हम सब अनजाने में, डोंट फील बैड फॉर इट, वी आर रेस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट गिल्टी, क्योंकि हमको भी नहीं मालूम था। अनजाने में हमारे बच्चों के लाइफ से पेन को हटा दिया। पेन को जब हटा देते हैं तो बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो पेन हट गया तो बिंदास बैठे हैं, पीछे पड़े रहना पड़ता है। पेन को हटाना बहुत ज़रूरी है। अब ये लड़का भी करता है और वो निकल रहा है, तो ही विल ग्रो इन लाइफ, बिकॉज ऑटोमेटिकली उसके लाइफ में पेन है, सो ही अंडरस्टैंड्स दी वैल्यू। बच्चों की भी गलती नहीं, हमारे, हमको क्या लगा, हमको नहीं मिला तो हमारे बच्चों को मिलना। वी शुड एटलीस्ट गिव टू आवर किड्स, या हम सबसे, लेकिन अनजाने में हुआ। आई डोंट ब्लेम यू, बिकॉज हमको भी बताने वाला कोई नहीं था, तो डोंट फील बैड अबाउट इट। तो ये देखो हारमनी बिगड़ती क्यों है, उसके पीछे का रीज़न, मैं टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ कि हारमनी बिगड़ने का कारण पेन हटा दिया। तो सुनते नहीं है। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि गॉड, GOD, गॉड, ध्यान से सुनना, G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजर, एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, दैट इज गॉड। ब्रह्मा जनरेट करता है, विष्णु ऑर्गेनाइज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। जनरेट, और शिवा डिस्ट्रॉय करता है, विष्णु
जो है ऑर्गेनाइज करता है और शिवा डिस्ट्रॉय करता है। इसके लिए महाशिवरात्रि की रात जब सेलिब्रेट करते हैं तो डायलॉग भी मारा जाता है कि शिवा का अगर तीसरा खुल गया तो प्रलय आ जाएगा। तो का तो तीसरा आँख है, हमारे बच्चों का 2 आँख अगर खुल गया तो प्रलय आ जाएगा। मतलब सुबह अगर उठ गया हो सुबह स्कूल जाने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, कॉलेज जाने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? GOD, जनरेटर, ऑर्गेनाइज़र एंड डिस्ट्रॉयर। मतलब क्या है? अभी जो बच्चे बैठे हैं सामने, जो भी यंग जो बच्चे बैठे हैं, उनके दादा दादी यानी कि नाना नानी और दादा दादी यानी कि जो पेरेंट्स बैठे उनके माँ बाप, वो पहली पीढ़ी के थे, वो फर्स्ट जनरेशन थे। उनकी पूरी ज़िंदगी, अगर आपके पास वक्त है तो उनसे फ़ोन करके बात कर लेना या पूछ लेना कि उनका लाइफ कैसा था, या मम्मी डैडी से पूछ लेना कि उनका लाइफ कैसा था। उनकी पूरी ज़िंदगी जनरेट करने में चली गई, जनरेट करने में उनका पूरा लाइफ निकल गया। मीलों चलते थे, पाई पाई के लिए काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे, मील बहुत मेहनत करते थे, स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस ये कुछ भी उन्होंने देखा नहीं रहेगा। स्कूल वगैरह जाने का मौका मिला रहेगा अगर उस टाइम पे, अगर वो रिच रहा रहते या मिडिल क्लास होते हैं उसकी बात अलग है। बट चंक ऑफ दी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी पूरी ज़िंदगी मेरे दोस्तों जनरेट करने में चली गई। फिर पेरेंट्स आए जो अभी बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, आपने आपके मम्मी डैडी का बुरा वक्त देखा था, तो आप लोग उनसे बेहतर एक ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहली पीढ़ी जनरेट कर दी है, दूसरी पीढ़ी जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, बिकॉज उन्होंने, आप लोगों ने आपके पेरेंट्स का थोड़ा सा बुरा वक्त के हिस्सेदार थे, तो आपने उनसे बेहतर, लेकिन कंप्लीट स्ट्रगल नहीं था, तो आप एक ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए आपके बच्चे स्कूल जा पा रहे, कॉलेज जा पा रहे, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ आप उनको दे पा रहे। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब समझ में आता रहेगा आप सब लोगों को। पहली पीढ़ी जनरेट करती है, दूसरी पीढ़ी ऑर्गेनाइज करती है, और तीसरी पीढ़ी डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉय करती है। जनरेट, ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रॉय, ये सिलसिला चलता रहता है। 85 मतलब आता है, उन सब लोगों को सब चीज़ इतनी आसानी से मिलने लगता है कि उनको उसकी कीमत नहीं रहती है। ये हार्मनी का सबसे बड़ा चैलेंज है, पेन है नहीं ना। बाय द टाइम थर्ड जनरेशन को हम सब चीज़ें इतनी फील एनीथिंग अबाउट इट, बट पड़ा था 85 to 90% बिजनेसेस बिकम बैंकक्रप्ट बाय द थर्ड जनरेशन। 85 to 90% बिजनेसेस, नंबर्स माइनस प्लस हो गए, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द बिजनेसेस तीसरी पीढ़ी तक बैंकक्रप्ट हो जाती है। बट मेरे दोस्तों, मुझे एक कंपनी याद है और आप सबको भी मालूम है, टाटा कंपनी। मुझे ऐसा लगता है 5th 6th जनरेशन हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे नंबर मालूम नहीं है, बट अभी तक चल रही है। फ्रॉम लास्ट मेनी जनरेशन दिस कंपनी इज़ रनिंग। इसका रीज़न है, आई डोंट नो देम पर्सनली, बट आई नो टाटा कंपनी एज अ होल। कोई भी एक कंपनी इतने साल टिकने के पीछे का राज एक ही है, दैट इज़ वैल्यूज़। हर पीढ़ी दे ट्रांसफर्ड वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफ़र वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मैक्सिमम पेरेंट्स कहाँ फेल हो जाते या कम पड़ जाते हैं? ट्रांसफरिंग वैल्यूज़, दे ट्रांसफ़र मनी एंड फैसिलिटीज़। पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और फैसिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि वैल्यूज़ का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को बिठाता और समझाता है कि आपको अगर इस पीढ़ी को आगे लेके जानी है, आपको लाइफ को आगे लेके जाना है, तो वैल्यूज़ का होना तुम्हारे अंदर बहुत ज़रूरी है। इस वैल्यूज़ पे काम करना, लेकिन जो है पैसा दे देंगे तो काम हो जाएगा, हमको भी ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं हम सब जो शेड्यूल ऑफ दिस, जहाँ पे मनी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, यानी कि आपका डेफिनेशन मनी से किया जाता है, तो हम इतने अटके होते हैं कि वैल्यूज़ कहीं ना कहीं दूसरे को ब्लेम करते रहते, तूने वैल्यूज़ नहीं सीखा। बच्चा माँ बाप को पूछता है, माँ बाप स्कूल को पूछता है, स्कूल बच्चों को पूछता है, वैल्यूज़ कौन है, वैल्यूज़ कौन सिखाएगा। और ये वैल्यूज़ का ट्रांसफ़र रह जाता है, मनी ट्रांसफ़र होता रहता है, फैसिलिटीज़ ट्रांसफ़र होता रहता है, वैल्यूज़ रह जाते हैं। तो ट्रांसफरिंग, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस छोड़ो, अच्छी बात है, लेकिन एक और बैंक बैलेंस बनाना जिसको कहते हैं वैल्यूज़ का बैंक बैलेंस, बहुत होना चाहिए। ये जब हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हो,
तो ही वो जो है हार्मनी जनरेट होगा और वो जनरेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो मैक्सिमम पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ, डिले दी ग्रेटिफिकेशन। कोई भी चीज़ दे देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। डिले दी ग्रेटिफिकेशन, हर चीज़ को डिले करना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू और पेन तो है नहीं, पेन नहीं है तो दूसरा काम क्या, प्लेजर। ध्यान से सुनना, पेन है नहीं तो प्लेजर है क्या, चेक करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजर। हमको खुशी कब मिलती है, जब हम कुछ अचीव करते हैं। अचीव करने के लिए कुछ गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेजर, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ या फिर पेन की वजह से करता है या फिर प्लेजर के लिए करता है। तो पेन तो हट गया, तो प्लेजर है क्या, चेक करो। तो प्लेजर कब होगा, मुझे अच्छा कब लगेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजर, मुझे अच्छा कब लगेगा, जब मैं कुछ हासिल करूँगा। हासिल करने के लिए मेरे पास गोल का होना बहुत, चेक करो गोल्स है कि नहीं। शायद हार्वर्ड का ही था, कुछ आर्टिकल पढ़ा था, कुछ 1984 में कुछ उन्होंने सर्वे किया था। कई सारे पूछा गया था कि आप में से कितने सारे बच्चों के लाइफ में गोल्स हैं, गोल्स, ऐसा पूछा गया था। तो मैं भी इधर बैठे हुए सामने सभी बच्चों से ये सवाल पूछता हूँ और अपने आप को देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, गोल्स है कि नहीं। बिकॉज लाइफ में आगे पेन का होना चाहिए, पेन तो निकल गया, तो प्लेजर है क्या हम चेक करते हैं, गोल्स है क्या चेक करते हैं। सो हार्वर्ड में सर्वे हुआ था, शायद हार्वर्ड या कौन सी तो यूनिवर्सिटी में सर्वे परफेक्ट था। तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि आप में से कितने सारे बच्चों के लाइफ में गोल्स है। तो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मिले, 3 लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन से। 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स इन लाइफ। 84%, मतलब एक कभी का जो सर्वे। और आज भी जब मैं चेक करता हूँ, मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके टॉक देता हूँ, तो मैं काफ़ी सारे बच्चों को पूछता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में गोल्स है कि नहीं, तो क्वेश्चन मार्क होता है। 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स इन लाइफ। सेकेंड, 13% स्टूडेंट्स हैड गोल्स बट इट वॉज हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड मतलब कभी उस भी नहीं करते, कभी मूड आता है तो करते, कभी मूड नहीं आता तो नहीं करते। और यही चीज़ कंटिन्यू भी होता है अपने लाइफ में आगे। इफ़ देर आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोज आर वर्किंग, वहाँ पर भी लाइफ में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी। इस चीज़ के लिए मैं सुबह उठूँ, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो 84% स्टूडेंट्स हैड नो गोल्स, बट वाज हाफ हार्टेड का मतलब कभी करते और कभी नहीं करते। हमारे लाइफ में भी देखना बहुत सारे जन। तो 84 + 13 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 97। तो बचा कितना, 3। सो 3% स्टूडेंट्स हैड अ वेरी क्लियर गोल इन लाइफ। एकदम क्लियर थे क्या करना है, कैसा, सुबह का टाइम टेबल, शाम का टाइम टेबल। मैं भी 6 महीने पहले एक 8th स्टैंडर्ड की एक लड़की से मैंने काउंसलिंग के लिए मैं मिला, और बहुत दूर मेरे घर से रहती है, कल्याण रहती है, मैं मलाड रहता हूँ। ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगता है मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए और रिटर्न आने के लिए। वो पेरेंट ने बोला नहीं सर आप आइए, इसकी काउंसलिंग कीजिए। तो मैं हमेशा, कोई भी बच्चा भी 8वीं का हो या 18 साल का हो या 28 साल का, सवाल पूछता हूँ कि आपके लाइफ में गोल्स है कि नहीं, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर मिशन इन लाइफ। तो मैंने उस बच्ची को पूछा 8वीं के कि व्हाट इज़ ए गोल इन लाइफ। तो शी सेड आई वांट टू बी इन आर्मी। तो मैं बोला आर्मी, अच्छा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन एन आर्मी। शी इज़ इन 8th स्टैंडर्ड। प्लस आफ्टर 10th आई विल टेक 11, 12 साइंस एंड 12th के बाद NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का मैं एंट्रेंस टेस्ट दूंगी और आर्मी जाऊँगी। शी गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, गोज फॉर राइफल शूटिंग, शी इज़ अ स्टेट लेवल प्लेयर इन राइफल शूटिंग। एक छोटा सा नोटबुक उसने मुझे दिखाया जिसमें मंडे को क्या पढ़ने वाली है, ट्यूसडे को क्या पढ़ने वाली है, वेडनेसडे को क्या पढ़ने वाली है, सब लिखा हुआ है। मैं तो बोला तुमको क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैंने लिटरली आई डिडंट टेक मनी आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 5 आवर्स टू एंड फ्रो, बिकॉज उस बच्ची का गोल एकदम क्लियर है। 3% में वो आती है, एकदम क्लियर गोल है। ये 3% लोग ऊपर वाले 97% पे राज करते हैं। ध्यान से सुनना, ये सर्वे क्यों किया गया था। हार्वर्ड बड़े बड़े सर्वे करता है। 1984 का सर्वे, एग्जैक्टली 10 ईयर्स के बाद 1994 में इन सब बच्चों को ढूंढा गया था। उन्होंने ट्रैक डाउन किया, उनका सब ट्रैक डाउन सिस्टम था। 10 साल के बाद 1994 में, अगर समझो लोग 16-17 साल के थे तभी, 10 साल के बाद 25, 26, 27 साल के अगर हुए रहेंगे, तो उनको ढूंढा गया, लोकेट किया गया कि किधर है, वेयर आर दे इन राइट लाइफ राइट नाउ। ये सब चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तब पता चला दे वाज शॉक टू नो माय फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या कामयाब लोग जो भी है ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, वो 3% लोग थे। उसमें दूसरा क्या आया बताओ, ध्यान से सुनना। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वही गोल अचीव किया जो उन्होंने 1984 में डाला था।
इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे कि जब मैं 12th में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं नहीं बना। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए गोल से मैंने 12th स्टैंडर्ड दिया, मुझे राइट साइड पैरालिसिस हो गया, जिसकी वजह से मैं बोर्ड एग्ज़ाम राइट से नहीं लिख पाया। तो मैंने लेफ़्ट हैंड से अपना बोर्ड एग्ज़ाम 3 महीने पहले प्रैक्टिस करके 67% और पीसीएम में 77 लेकर आया। दैट वाज नॉट इनफ फॉर मी टू डू इंजीनियरिंग। मैंने बीएससी किया, फिर मैं एमएससी कर रहा था, मेरे बड़े भाई का डेथ हो गया, पढ़ाई छूट गई और फिर मैं काम पे लगा और टीचिंग करियर में अपना लाइफ बनाया। वहाँ से लेके आज मैं यहाँ तक कोचिंग क्लासेस का एसोसिएशन है, मैं सेक्रेटरी लेवल पोस्ट पे हूँ, मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूँ, बीएड कॉलेजेस में जाके बीएड बच्चों को टॉक देता हूँ ग्राफोलॉजी के पर। तो ये एक गोल की वजह से ही हम सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, तो गोल का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो सेम गोल आप कुछ सालों के बाद सेम अचीव करें। ये गोल भी नहीं है, दैट इज़ प्लेजर भी नहीं है और पेन भी नहीं है, और ऊपर से थर्ड जनरेशन है। तो थर्ड जनरेशन डिस्ट्रक्शन करेगा अगर हमने उनके अंदर वैल्यूज़ ट्रांसफ़र नहीं किया। वैल्यूज़ रैदर देन ट्रांसफरिंग मनी एंड फैसिलिटीज़। चलो फैसिलिटीज़ भी देना, मनी भी देना, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यूज़ का देना बहुत ज़रूरी है। डिले दी ग्रेटिफिकेशन, कोई भी चीज़ मांग, बच्चों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। अगर अभी नहीं मिला तो देख लेना। मैं एक ऑफिसर के साथ बैठा था तो उसका मोबाइल फ़ोन रिंग हो गया, 3 बार 4 बार 5 बार बज रहा है, उसने नहीं उठाया, उसके बच्चे का फ़ोन था। और बाद में पीछे से वापस मैनेजर आया, सर आपका बेटे ने मुझे फ़ोन किया, सर बात कीजिए। तो इतना एसी वाला रूम था तो साउंड थोड़ा सा क्लियर था, और वो बोल रहा आपको बता रहा हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन ले रहा हूँ, बाद में बोलना नहीं कि मैंने आपको नहीं बताया करके। मतलब इस तरीके से, अच्छा ठीक है ले ले, मतलब दिस इज़ हाउ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो अभी के अभी चाहिए, पेशेंस बच्चों के अंदर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रेस्पेक्ट, मतलब उस चीज़ को देखिए, पेशेंस रखिए, दायरा रहना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको हमेशा कहता हूँ देश। फाइन, सो नेटवर्क आ जा रहा है, मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। द थिंग्स ऑन, थोड़ा सा चैलेंज आएगा, काइंडली बेयर विथ मी, देयर इज सम चैलेंजेस हियर राइट नाउ। सो डिले दी ग्रेटिफिकेशन, दायरा रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मी मुझे जो है 4 o'clock को जो है वो मैं छूटता था और मैं 5:30 को पहुंचा घर पे, तो मम्मी ने पता लगा है कितने बजे 5:30 को, तो मम्मी बोला नहीं 4 बजे छूटता है मुझे मालूम। क्या कर रहे थे? बोला मम्मी दोस्तों के साथ बैठा था। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि सुनो, कॉलेज लाइफ कभी नहीं आता फिर से, 5:30 तक आप दोस्तों के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 5:30 के बाद तुम निकल कर आना, 7 o'clock तक तुम, या 1 घंटा लगता था ट्रैवल करके, 6:30 7 o'clock तक तुम घर पे वापस आ जाना। ये मम्मी ने मुझे फ्रीडम भी दिया और एक दायरा भी डाला। फ्रीडम और दायरा, ये दोनों का बैलेंस। तो जब भी 5:30 होता था, मेरे दोस्त क्यों जा रहा है इतना जल्दी, तो मेरा मन नहीं करता था, बिकॉज शी गेव at the same time she told कि my child I want you back somewhere at 6:30 7 o'clock डाला था। और जो फ्रीडम दिया था वो हमेशा मुझे जो है झंझोड़ता था कि नहीं 5:30 मैंने वादा किया है, और मम्मी ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया ना सामने से। दिस इज़ हाउ हम उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं बहुत परफेक्टली। बच्चे पेरेंट्स दोनों साथ में बैठ के, एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी नहीं बनाना। मैं स्कूल को भी कहता हूँ, मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ। मैं भी पहले अपने क्लासेस में, अपने इंस्टीट्यूट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखता था। अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस में होता क्या है कि मैंने रूल, आई एम मेकिंग द रूल एंड यू आर सपोज टू फॉलो। तो जो सामने वाला बैठा रहता है, मुझसे तो पूछ कर बनाया नहीं, तो बताने वाले, और वहाँ पे रिबल होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। तो हमने एक नया टेक्निक, थैंक्स टू वेरियस मेंटर्स जो टॉट अस इनटू टीचर्स ट्रेनिंग एंड मेनी सच एस्पेक्ट्स, तो हमने एक नया सिस्टम निकाला जिसमें हम एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट का मतलब हम एक दूसरे से बैठ कर, पेरेंट और बच्चा बैठ कर बात करता है कि कौन सी क्वालिटीज़ रहने से अच्छा होता है। जैसे कि मैं बच्चों से बात करता हूँ कि क्लासेस में बच्चों से मैं बात करता हूँ कि बेटा 4 बजे आप, अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? तो पेरेंट्स भी बोलते हैं सर अच्छी आदत है, तो इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, तो हम चर्चा करते हैं। तो ये सब फ़ायदे और ये सब नुकसान हैं, ऐसा हम डिस्कस करते हैं। तो फिर ये फ़ायदे, अगर अच्छी आदत ये लानी है
तो हमको क्या करना चाहिए, तो हम लोग डिसाइड कर देते नहीं सर हम लोग सब लोग टाइम पे आने की कोशिश करेंगे या टाइम पे आएंगे। अगर टाइम पे आया तो आपको रिवार्ड मिलेगा या फिर बहुत अच्छा पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नहीं आया तो उसके सामने हम लोग एक कॉन्सिक्वेंस रखते थे, पनिशमेंट नहीं रखते थे, कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि मैंने अपने बच्चे को कहा कि 5 से 7 मिनट तुम मोबाइल फ़ोन देखोगे और 7 मिनट के बाद आप मुझे रिटर्न कर दोगे। तो अगर वो बोलता है नहीं रिटर्न करेंगे तो अगले दिन जो है उसको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा और हम लोग नहीं देते हैं। यू हैव टू बी हैव टफ लव, यानी कि से, लेकिन वो प्यार जो है टफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार मोबाइल फ़ोन पे बैठने से बच्चे का लॉस हो सकता है। जितना कम उम्र रहेगा बहुत डेंजर है। RSI करके एक बीमारी है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, जिसके उंगलियों के नीचे गांठ फॉर्म होता है, सिस्ट फॉर्म होता है, उंगलियां नम हो जाती है, ब्रेन में बहुत सारे ये हम जानते हैं। और मैं बच्चे से डिस्कस भी करता हूँ, बेटा देखो ये चैलेंजेस है, तो ये सब चीज़ बच्चे के साथ डिस्कस। हमने तो बाकायदा शीट बनाया है मेरे बच्चे और मेरे बीच में कि सुबह उठेगा, खुद से दांत घसेगा। छोटा है लेकिन फिर भी कितना इंपॉर्टेंट है, सब पे होता है ये दायरा, ये एग्रीमेंट पेरेंट्स का और बच्चे का दोनों का साथ में। जो हारमनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट हारमनी, दोनों साथ में बैठ कर एक घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस ने एक एग्रीमेंट किसके बीच में बनता है, दोनों की सहमति से बनता है, दोनों की सहमति से ये एग्रीमेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस कर रहे थे, अब क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा बैठा हुआ था और हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, अंश तुमको सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, स्कूल जाना टाइम पे ज़रूरी है, तो हम लोग तुमको 5 पॉइंट देंगे, 5 पॉइंट देंगे, ऐसा पूरा शीट बना रहा था। मैं पूरा शीट कंप्लीट हो गया, बच्चे ने बोला यस पापा मैं सुनूंगा, मैं सब चीज़ करूँगा। और एंड में उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात मेरे बच्चे ने कही कि आप दोनों का शीट कब बनेगा, आप दोनों का शीट कब बनेगा। मतलब मेरा तो तुमने मस्त में परफेक्ट सब बना दिए। मेरे दोस्तों, पेरेंट्स से सवाल पूछता हूँ, ये जो चीज़ आप अपने बच्चे के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या ये आप खुद ये सब चीज़ करते हैं क्या? तो बोलते सर बहुत मुश्किल है। मैं बोले बच्चा कहाँ से सुनेगा। तो एवरी पेरेंट नीड्स टू बी रोल मॉडल, रोल मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा तुमको देखकर कैसा सीखे, क्या चीज़ सीखे, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी अ रोल मॉडल टू योर चाइल्ड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। then only the child will be able to see. When the child is growing 0 to 7 and 7 to 14 years, इस दरमियान बच्चे को रोल मॉडल की कमी होती है, जिसके वजह से उसको समझ में नहीं आता है सब चीज़ करने। काफ़ी पेरेंट अपने बच्चे को बोलते कितने बार बोला है तुझे टीवी नहीं देखना चाहिए, चल बैठ कर अंदर जाके पढ़ाई कर। और माँ बाप खुद 6-6 घंटा 8-8 घंटा अगर टीवी देखेंगे तो हम कहाँ से रोल मॉडल मिलेंगे। हम खुद सुबह लेट उठेंगे और बच्चों को बोलते तू उठ कर बैठ कर पढ़ाई कर, नहीं हो सकता है। बोल कर वही तो हम खुद करते नहीं हैं। अगर तुम खुद करते हो तो ऑटोमेटिक लोग आजू बाजू में करना स्टार्ट करते हैं। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं स्टूडेंट्स डोंट लिसन टू अस, students don't listen to us, they imitate us. Students don't listen to us, they imitate us. Is a very very important parameter my friends, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। So let all parents be a role model so that their kids become role model. दूसरा बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो पेन और प्लेजर के बारे में मैंने बता दिया, गोल्स का एब्सेंस होता है और पेन जो निकल जाता है जिसकी वजह से वैल्यूज़ की कमी और थर्ड जनरेशन डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है, वो सुनता नहीं है, जिसकी वजह से पूरी ये जो हारमनी है बिगड़ जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं, सिग्निफिकेंस। मतलब पूरी दुनिया जो है एक ही चीज़ के लिए जीती है, वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब मुझे लोग देखे, मुझे लोग पूछे, मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा है, मुझे लोग पूछते क्यों नहीं है। तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं सिग्निफिकेंस, चाइल्ड इट एंड मेन डाइज फॉर इट, यानी कि बच्चा रोता है और बड़े लोग मरते हैं सिग्निफिकेंस पाने के लिए। कितना इम्पोर्टेंट बात है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हर एक जना, आप, मैं, हम सब, आज मैं इस भाषण के ज़रिए पूरी दुनिया में सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूँ कि येस आई एम देयर इनटू दिस वर्ल्ड। मेरा सिग्निफिकेंस दिखाने का तरीका है, आई एम अ ट्रेनर एंड पीपल मस्ट लाइक मी एंड माई नॉलेज एंड एवरीथिंग। हर एक इंसान के अंदर ये चाह होती है कि लोग मुझे पूछे, लोग मुझे पहचाने। वो कुछ ना कुछ तरीके से वो सिग्निफिकेंस को ढूंढता है और लोगों से एक्सपेक्ट करता है। ये प्रॉब्लम ही, ये क्वालिटी है हम जिसे कहते हैं चाइल्ड क्राइज फॉर इट एंड मैन डाइज फॉर इट। तो ये गड़बड़ क्या होता है, बच्चा जब भी गलत करता है तभी ही पेरेंट्स उसको देखते हैं और पूछते हैं। वेन एवर द चाइल्ड मेक्स अ मिस्टेक देन ओनली वी सी हिम
जब भी वो अच्छा करता है उस पर हमने कभी उसको शाबाशी दी या नहीं दी, जो देते रहेंगे, हैट्स ऑफ टू यू। एक ज़बरदस्त बुक है पेरेंटिंग के ऊपर जिसे हम कहते हैं वेल डन पेरेंट, वेल डन पेरेंटिंग, बहुत इम्पोर्टेंट। वेल, वेल मच्छी, WHAL, WELL नहीं है, WHAL ही है, वेल डन पेरेंटिंग। एक बहुत बड़े ट्रेनर ने इतने बड़े वेल मच्छी को उन्होंने ट्रेन कर दिया, इतना बड़ा वेल मच्छी जो है ट्रेन हो गया। कैसा ट्रेन हो, ध्यान से सुनना। ये पूरी वेल मच्छी जो है इधर उधर घूमती थी पानी में, सब छलांग। जो ट्रेनर है उसको देखता ही नहीं था, ट्रेनर उसको देखता ही नहीं। जब भी वो मस्ती करता था ट्रेनर नहीं देखता था, और जब वो थक के शांत बैठता था तो दिस ट्रेनर यूज्ड टू थ्रो समथिंग, और वो जो है पकड़ कर खा लेता था। तो वाव इफेक्ट तभी क्रिएट किया उन्होंने। फिर वापस से मस्ती करता था तो नहीं देखता था, फिर वापस से जब वो शांत बैठता था तो उन्होंने वाव इफेक्ट क्रिएट किया। ऐसा रिपीट किया तो वेल को समझ में आ गया कि जब मैं शांत बैठूँगा तो ही मुझे खाने को मिलेगा, मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे वाव मिलेगा। मैक्सिमम पेरेंट्स, हम सब लोग, पेरेंट्स ही नहीं बच्चे हैं, सब लोग, हम जब सामने वाला कुछ गलत करता है तभी उसको देखते हैं, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि बचपन से, मैंने क्या कहा, ये जो हार्मनी बिगड़ी हुई है ये आज का नींव नहीं है। इट इज़ नॉट द सीड विच हैज़ बीन, का सीड है जो सो किया गया था। तो बच्चा देखता है कि मैं जब खाना नहीं खाता ना, मैं जब मस्ती करता ना, जब मैं कुछ गलत करता तो मम्मी डैडी देख, कितने बार बोला तुझे सीधा बैठने के लिए, उसको मालूम है तभी देखेंगे। तो बोलता है तो मैं मस्ती करता ही रहूँगा, मैं करता ही रहूँगा, बिकॉज तभी तो ये लोग मुझे देखेंगे। करना क्या चाहिए, जब वो अच्छा करेगा, लेट अस फोकस ऑन द राइट थिंग, लेट्स बी एन हनी बी, कहते हैं कि राइट थिंग। दांत, वाव, अच्छा ये काम किया, वेरी गुड, वाव। यहाँ पर बैठे हुए सभी पेरेंट्स और बच्चे दोनों यही करेंगे, कौन सी भी एज के हो। फोकस ऑन व्हाट दे आर डूइंग गुड, और जो गलतियां हैं अलग तरीके से बात करो। मैं समझ सकता हूँ बेटा तुमसे ये हुआ है। शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का और बच्चे का, दोनों के बीच में बॉन्डिंग इतना पावरफुल होना चाहिए कि पूछो मत, कि हमेशा तुमको बुरा लगा तुमको बच्चे को बोलने को आना चाहिए, बच्चे को बुरा लगा तो बच्चा तुमको बोलने, ऐसा एक रिलेशनशिप हमेशा बच्चे और आपके बीच में मेंटेन होना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ देयर शुड बी एन ओपन हॉनेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पेरेंट एंड द चाइल्ड, एंड द चाइल्ड शुड ऑलवेज फील टू कम एंड शेयर इट, मम्मी मुझे बहुत बुरा लगा आपने ऐसा कहा। ये रिलेशनशिप है, ये बॉन्डिंग है। ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्तों हारमनी, दोनों के क्वालिटीज़ जो है सेम रहेंगे, इसके जो गुण हैं वो सामने वाले के अंदर रहेंगे। हारमनी का मतलब हमारे जो डिफरेंसेस है उसको हम समझते हुए लिविंग इन पीस, लिविंग इन पीस। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आपके अंदर दूसरे 6 अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगे, मेरे अंदर दूसरे 6 अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगे। ये दोनों में ज़रूरी नहीं है कि दोनों की क्वालिटी सेम होंगे तो ही हारमनी में रहा जा सकता है। एक दूसरे के चैलेंजेस को, कमी को आइडेंटिफाई करते हुए साथ में रहना, उसको हम हारमनी कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस जब आप देंगे, आपको सही जगह पे सिग्निफिकेंस देना ज़रूरी है। जब उसने सही किया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे तो पढ़ते हुए देखा, और उसने कुछ भी हेल्प कर दिया तो वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब सिग्निफिकेंस जो है आपको सही जगह पे देना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे 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 जब हम वो सही जगह पे सिग्निफिकेंस देना स्टार्ट करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं गलत करके कुछ मतलब है नहीं, तो वहाँ से हट कर वो सही रास्ते पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को सुधारना है तो आप भी अपने पेरेंट्स को कभी ना, काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं, मैं हमेशा जब बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे हमेशा कहते हैं कि नहीं सर, मेरे मम्मी डैडी जो है बहुत करते हैं हमारे लिए, बहुत करते हैं सर, हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे जितना हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बच्चों को जाके एक बार बोल तो सही, आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम, यू आर डूइंग वेरी वेरी मच थिंग्स फॉर मी एंड लाइक फॉर माई लाइफ एंड माई स्टडीज़ एंड ऑल, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू put that words as you are thinking, but hence I will be doing it। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में लेकर आना, तो ही हम जो है हारमनी में रह सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बच्चा क्या करता है, मैं स्कूल में भी कहता हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अच्छा पढ़ते तो टीचर हमेशा उनको देखती है, हाँ वेरी गुड 90 100 लेकर आते हैं। दूसरा एक जो है झुंड होता है
जो पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक होता है, अच्छा होता है, लेकिन उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे अपना सिग्निफिकेंस दिखाता है, डांस गाना हो ये सब चीज़ें हैं, तो टीचर्स उनको भी पूछते हैं, और बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ टीचर मुझे पूछती है तो मुझे सिग्निफिकेंस मिल रहा है। अब एक ऐसा लॉट होता है, वो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं जहाँ पढ़ने में उतने ठीक होते हैं, ना ही डांस ड्रामा में होते हैं कि कोई भी उनको प्रोत्साहन तो मिला नहीं, वो पीछे बैठते हैं और सब मस्ती करते हैं, कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे, बिकॉज वो क्या बोलता है 40,000 फीस मैंने भी भरा है, मुझे कोई कुछ नहीं पूछता है, मुझे भी पूछो। वो गलत तरीके से अपना सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है। कहने का मतलब यही है, वो सिग्निफिकेंस, तो हमारा फोकस वो गलत चीज़ पे नहीं है, उसमें से बच्चों को आगे बिठाओ या उनसे बात करो, बेटा कैन यू गिव सम आंसर टू हियर, आई कैन सी यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड। मैं हमेशा दूसरे टीचर से हमेशा डिस्कस करता हूँ, अगर मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं हिंदी के टीचर से बात करता हूँ कि वो जो राकेश है मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, हिंदी में कैसा है, तो राकेश वो टीचर बोलते सर हिंदी ना सर बहुत अच्छा है सर, क्या कविता लिखता है सर। जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं जान पूछ कर, राकेश तो आंसर देता नहीं है मैथ्स में भी नहीं है, बोलता राकेश बट यू आर वेरी गुड इन हिंदी, हिंदी टीचर वॉज टॉकिंग अबाउट यू राइट वंडरफुल कविताज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो राकेश खुश, कैन अंडरस्टैंड राकेश तेरे मैथ्स में थोड़ा सा चैलेंज है बट आई एम देयर टू हेल्प यू। बस गिव सिग्निफिकेंस एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड सी एंटायर थिंग। द हारमोनी का सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पे आपका रिजॉल्व हो जाएगा। मैं रूट कॉज भी बता रहा हूँ, मैं आपको सोल्यूशंस भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ कंपैरिजन। ये सबसे चैलेंजिंग चीज़ है कंपैरिजन, जो पेरेंट्स बच्चों के बीच में करते हैं, बच्चे भी अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज हारमोनी का नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने देखा है कंपैरिजन। घर में दो बच्चों के बीच में अगर कंपैरिजन जो पेरेंट्स नहीं करते, हैट्स ऑफ टू दम। मैंने कहा ना कि जो लोग के ऑलरेडी घर में ये जो हारमोनी चल रहा है, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। अगर नहीं है तो इसको लेकर आना बहुत ज़रूरी है। नेवर कंपेयर टू चाइल्ड, दोनों अलग होते हैं। सेम वे बच्चों से भी कहता हूँ कि अपना कंपैरिजन दूसरे बच्चों से नहीं करना चाहिए। कभी भी डोंट कंपेयर योरसेल्फ। जो एवरेज स्टूडेंट है और आपने आपका कंपैरिजन किया, तुमको बहुत बुरा लगेगा, अरे यार वो तो जो है पिस्ता बादाम खाता रहेगा, क्या मालूम उसको कौन सी दिमाग है। और अपना कंपैरिजन हमने जो है अपने से कम वाले बच्चों से किया तो हमको ऐसा लगेगा हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सब सीखता हूँ, तो ये गड़बड़ है। ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विथ योर पास्ट परफॉर्मेंस। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि खुद का ये कंपैरिजन करता है ना, समझो उसके घर में ये है, टीवी है, ये है, वो है, सब है, मेरे घर में मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मम्मी आप दिलाते क्यों नहीं, ये सब ये कंपैरिजन के वजह से तो पूरी दुनिया में जो है ये क्या बोलते हैं ना, व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ कयोस है, पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन। घर में झगड़े होते हैं, ये बोलते हैं चाचा के लड़के के तो पड़ोसी के लड़के के तो कहाँ से कहाँ निकल गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यही चलता रहता है। वो कहाँ से कहाँ निकल गया, तुम्हारा जो दोस्त तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था वो कहाँ से कहाँ निकल गया, तुम अभी तक वहीं पर हो। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपैरिजन का। दो बच्चे के बीच में, दो इंसान के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एवरी फिंगरप्रिंट इज़ यूनिक, दैट मीन्स एवरी सिंगल पर्सन इज़ यूनिक। वो यूनिक है। एक आम है, एक पपैया है, दोनों के बीच को अगर मैंने आज के आज डाला तो पपैया 1.5 साल में उगता है और उसमें फल आता है, और आम को शायद 5 साल 6 साल उसके ब्रीड के हिसाब से उसमें फल लगता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों में फल लगेंगे, दोनों में फल लगेंगे, दोनों में फल लगने का टाइम अलग है। हर एक बंदे का टाइम जोन होता है, वो अलग होता है। कुछ लोग 25 साल के एज में MBA करते हैं, 27 साल में एक बहुत बड़े कंपनी के CEO बन जाते हैं और 55 में ही डेथ हो जाता है और चले जाते हैं। और कुछ लोग 60 70 साल तक जीते और सक्सेसफुल या कामयाब नहीं होते। एक बंदा था 65 साल की उम्र तक स्ट्रगल कर रहा था, उसके कुछ पैसे पड़े हुए थे, क्या करना नहीं समझ में आया, वो कुछ लेकर आया चिकन का मसाला वगैरह सब लगाया उसको फ्राई किया और हाथ गाड़ी में बेचने लगा और वो बन गया कैंटलीज फ्राइड चिकन, डॉक्टर सैंडर्स, जो 100 साल तक जिए। यानी कि कब किसका टाइम आएगा हम नहीं कह सकते, बिकॉज हर एक जन का टाइम जोन अलग होता है। कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंपैरिजन विल डिस्ट्रॉय। एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन हिज ओन टाइम जोन, वो अपने तरीके से। तो हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को क्या करना चाहिए, कंपेयर योरसेल्फ विथ योर पास्ट परफॉर्मेंस। इसको मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं, लाइफ इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं हमेशा पूछता हूँ कैसे चल रही है ज़िंदगी, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपके एरिया में सड़क पे कुछ काम चल रहा है तो उधर एक बोर्ड लगाया जाता है, वर्क इन
प्रोग्रेस। पहले खड्डे खोदे रहते हैं, बाद में कुछ समय के बाद 5-6 महीने के बाद पिलर्स लग जाते हैं, जाता है, गटर्स लग जाते हैं, फिर उसके ऊपर रोड चला हो। तो कहीं ना कहीं वर्क इन प्रोग्रेस है, हर बच्चे से, हर पेरेंट्स से कि क्या मेरा बेटा पहले से बेहतर कर रहा है। और बच्चों को भी अपने अंदर एक ही देखना है, बेटा पहले से बेहतर कर, पहले से बेहतर कर। उस दिन मेरे बच्चे का थोड़ा कम मार्क्स आया इंग्लिश में वगैरह, वोकेबलरी में, तो मैंने इसको बोला बेटा एक काम कर, ठीक है वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम इससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क ला। 1 मार्क भी ज़्यादा लाया तो चलेगा। तो उसने बराबर 1 मार्क ज़्यादा लेकर आया। तो मैं बोले एक ही लाया? बोले आप ही ने तो बोले सर 1 मार्क ज़्यादा लाने, पहले से बेहतर लाया ना। तो छोटे बच्चे भी समझते हैं। सो ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद योर पास्ट परफॉर्मेंस, पहले से बेहतर। और बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कोई भी पेरेंट कंपेयर नहीं करना चाहिए। इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। व्यू नकोस में जब पार्टीशी आई, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कहते हैं, तू डर मत, मैं तेरे पीछे हूँ। और मुझे पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है, श्रद्धा है और पेशेंस है। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा भी है और सबूरी भी है कि तू एक न एक दिन ग्रो करेगा इस लाइफ में। एंड आई बिलीव इन यू। और हमेशा बच्चों से अपने आप को, अपने आप के पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहिए। क्या ऐसा करते 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 तुम इतने आगे निकल जाओगे, तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ आ गए हो। लाइक तुम कंपेयर ही नहीं कर रहे हो। तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं डोंट बी अहेड, ahead. So if I'll say I want to be ahead, then I have to be ahead of someone ना। मुझे अगर ahead जाना है तो किससे आगे जाना है, तो वो कंपैरिजन हो गया। तो मेरे मेंटर कहते हैं डोंट बी अहेड, ऑलवेज बी फॉरवर्ड। डोंट बी अहेड, ऑलवेज बी फॉरवर्ड। सो इफ आई एम फॉरवर्ड, सो आई नो नीड टू बी फॉरवर्ड ऑफ एनीवन। वो स्टेटमेंट आता ही नहीं। सो जस्ट बी ऑफ एनीवन ऑलवेज। सो डोंट नो कंपैरिजन। कंपैरिजन जिस दिन बंद होगा उस दिन घर में हारमोनी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो करे क्या? आखिरी के 3-4 टॉपिक्स बात कर कर मैं आज के सेशन को इधर एंड करने की कोशिश करूँगा। क्या करे पेरेंट्स, क्या करे बच्चे, क्या करें, दोनों ध्यान से सुनना। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि हम किसी को सुधार नहीं सकते। मैं बच्चों से भी कहता हूँ तुम तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं सुधार सकते हो। मैं पेरेंट्स से भी कहता हूँ तुम तुम्हारे बच्चों को नहीं सुधार, हम किसी को भी नहीं सुधार सकते सिवाय खुद को। एक बच्चा आया मेरे पास और बोलता है मेरी मम्मी जो है पीछे पड़ी रहती है सर, इतना परेशान करती है कि पूछो मत, छुटकारा दिलवाओ। मैं तो किसने भेजा तुझे? तो बोले सर किसी ने तो बताया कि आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और मस्त मस्त आइडिया देते हैं। मैं बोला तू सुनेगा? तो बोले सर मैं पक्का सुनूंगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। मतलब जो कुछ भी तुझे करना है ना 7 दिन करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। बोला पक्का करूँगा सर। मैं बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोले मम्मी इतना पढ़ 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 बोलते रहती ना कि परेशान हो जाता हूँ और मैं पढ़ने का भी मन कर। बोला अच्छा ठीक है, एक काम कर लेना, रोज़ 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा किताब खोल के बैठना, एक्टिंग करना, पढ़ाई नहीं करना, सिर्फ किताब खोल के बैठना, आराम से बैठना और 5-5 मिनट में जो है पेज पलटाते रहना। 5-5 मिनट में ऐसा 5 मिनट 10 पेज पलटाते रहना। सपने देख, कुछ भी देख, कुछ भी सोचते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक्टिंग करना है। कर सकता है? बोले हाँ सर एक्टिंग में तो मैं 1 नंबर हूँ सर, एक्टिंग करता रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेना, बाद में देखते क्या है। फिर 3 दिन के बाद उसका फ़ोन आया, सर कितना मज़ा आया सर। बोले क्या हो गया बेटा? अरे सर मम्मी को तो पता भी नहीं चला मैं नहीं पढ़ रहा हूँ करके। और एक चीज़ हुआ सर, मम्मी बदल गई। बाप रे, चाय ला के दे रही है, नाश्ता ला के दे रही है और सब कुछ चिल्ला रही कि कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा बेटा पढ़ रहा है। मेरी मम्मी पूरी बदल गई सर। बाद में 7 दिन के बाद उसका फिर से कॉल आया, क्या हो गया बेटा? सर मुझे समझ में आया आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। क्यों बोला? हुआ क्या? 3 दिन तक तो टाइम पास किया किताब खोल कर बेटा, चौथे दिन क्या करे टाइम पास, कितने सपने देखेंगे। चौथे दिन थोड़ा सा आंसर पढ़ लिया, 5वें दिन 1 चैप्टर ख़त्म किया, 6ठे दिन और पढ़ाई कर ली तो 3-4 चैप्टर ख़त्म हो गए। उसके अंदर जो है माँ नहीं बदली वो बदला, माँ नहीं बदली वो बदला। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। हम किसी को बदल नहीं सकते सिवाय खुद को। तो झांक रहे हैं इधर उधर सब, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? पेरेंट्स बच्चों का कंप्लेंट करते, बच्चे पेरेंट्स का कंप्लेंट करते, इधर उधर सब झांक रहे हैं, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, अपने मन में ताके कौन? दुनिया बदले सब चिल्लाए, दुनिया बदले सब चिल्लाए,
खुद को आज बदले कौन, खुद बदले तो जग बदलेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। खुद बदले तो जग बदलेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। बहुत इम्पॉर्टेंट है खुद को बदलना। मैं फेसबुक पे हूँ, 5000 लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए, पेज पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे पूछते रहते कि सर आप कुछ लिखते क्यों नहीं हो। एक तबका मुझे पूछता है मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। दूसरा तबका पूछता है योगी जी ने क्या किया। तो दूसरा एक तबका पूछता है कि केजरीवाल ने क्या किया, राहुल जी ने क्या किया। ऐसे सब एक दूसरे के बारे में पूछता, अब लिखते क्यों नहीं हो, आप किसके साइड पे हो। तो मैंने दोनों तबकों को बिठाया और मैंने कहा तुमने क्या किया आज तक, तुमने क्या किया। उसमें से एक बंदा है जिसने मेरा विजिटिंग कार्ड का काम 2 महीने पहले लिया था, उसने आज तक कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने उसको पूछा पहले तू वो कंप्लीट करके दे और तू मुझे बताना तुमने क्या किया, उसने क्या किया। हम बहुत बिजी रहते दूसरों ने क्या किया देखने के लिए। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं तुम क्या कर सकते हो। जैसे कि मेरा इधर डायरी रखा हुआ है, मैं देखता हूँ मेरी रेटिंग है 10 में 7.5, 10 में 8, यानी कि अभी भी काम मेरे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इतना जो है मेरे पास काम पड़ा हुआ है। सो मैं अपने आप को रेट करता हूँ, व्हाट बेस्ट आई कैन डू। हम दुनिया को बदल नहीं सकते, मैं क्या कर सकता हूँ वो ही मैं देखता हूँ। एक तबका कहता है नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं हो सकता है, इस देश के, इस समाज के, इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। दूसरा तबका कहता है कि समथिंग मस्ट बी डन, समथिंग मस्ट बी डन। पहला क्या कहता है कि नथिंग कैन बी डन, दूसरा क्या कहता है समथिंग मस्ट बी डन। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। अभी समथिंग मस्ट बी डन जब आता है इसका मतलब क्या, करेगा कौन, देन हु विल डू इट। तो हु विल डू इट, नॉट गोइंग टू डू इट। और तीसरा बंदा क्या कहता है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। दिस इज द थर्ड पार्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट तुम अपने आप को चेंज करो। जो क्वालिटी देखना चाहते हो पहले अपने अंदर लाओ, ऑटोमेटिक उधर चेंजेस आएंगे। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना पेरेंट का कंट्रीब्यूशन, ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है योरसेल्फ, सो दैट पेरेंट्स का पूरा जो है आपकी तरफ देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूँ, जब आप बहुत छोटे थे ना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 8 महीना, इतने छोटे थे कि आपको मालूम भी नहीं कि आपका आपकी मम्मी, आपके डैडी जो है, घर वाले हर 5-5 मिनट में जो है, अभी समझो मम्मी को जो है वॉशरूम जाना है या काम करना है तो डैडी बैठे रहेंगे, दादी, मतलब आप पे इतना ख्याल रखा गया। एक दिन अपने बच्चे के साथ बैठा था, मेरा ध्यान नहीं था, मेरे बच्चे ने कुछ तो उठा के खा लिया और उसके यहाँ प्लास्टिक इधर फंस गया, उसकी सांस अटक गई। अरे बाप रे, कैसा कैसा करके मैंने हाथ डालकर जो है निकाला। मैं बोला बाप रे, अगर मेरा ध्यान नहीं रहता उसको क्या हो जाता। ऐसे कितने सारे इंस्टेंस आपके लाइफ में, आप जब छोटे थे आपके पेरेंट्स ने, आपके जो घर वाले ने आपका ख्याल रखा है। ये जो ऋण है हम कभी रिटर्न नहीं दे सकते मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। दैट इज़ कॉल्ड एज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। माय फ्रेंड्स, पहले खुद को बदलेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं, हमारे अंदर अगर ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं आ सकता। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी सक्सेसफुल होगा, तभी अचीव होगा जब आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रहेगा। हर बच्चा ग्रैटिट्यूड में जीना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू मॉम एंड डैड, जो है आपकी वजह से मैं यहाँ तक आया। एवरी डे माई फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग आई डू 2 आवर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। लॉकडाउन पीरियड है, मैं सुबह उठता हूँ और एक्सरसाइज वगैरह करके 2 घंटा मेरा ग्रैटिट्यूड रहता है। अपने पूरे टीचर्स को ग्रैटिट्यूड करता हूँ, मेरे पूरे मेंटर्स जिन्होंने मेरे ज़िंदगी बनाई। मैंने नोटबुक में लिख के रखा है 228 मेंटर्स मेरे लाइफ में हैं जिसकी वजह से मेरी ये ज़िंदगी बनी। ग्रैटिट्यूड टू गॉड कि आज सुबह का सूरज देखने मिला। इस लॉकडाउन पीरियड में भी मेरे पास घर में खाना है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, आपके पास छत है, सब चीज़ है। बाहर आप न्यूज़ में देख लेना कितने सारे लोग बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं। कोरोना हमको नहीं हुआ है, वी आर सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे घर में पानी आ रहा है, वी आर प्रोटेक्टेड, वेजिटेबल्स मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिल पा रही है। तो हम क्या नहीं है उस पर ध्यान देते हैं और क्या है
उस पर ध्यान हमारा नहीं जाता है और हमेशा कंप्लेन कंप्लेन। पेरेंट्स ये नहीं देखते कि हमारे पास एक ब्यूटीफुल चाइल्ड है, एक बच्चा है, एक लड़की है, एक लड़का है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो ठीक, उस पर ध्यान दो कि व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव। ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे सुधरेगा। जब तक अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड अगर नहीं रहेगा तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बोलो अपने पेरेंट्स को। अगर वर्बली नहीं बोल सकते हैं तो ऐसे ही एक रूम में बैठकर एक 10 मिनट आंखें बंद कर कर ग्रैटिट्यूड करो, देखो क्या हारमनी। दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर हारमनी। थैंक यू पेरेंट्स फॉर बीइंग देयर इन माई लाइफ एंड टेकिंग केयर ऑफ मी सिंस 17 ईयर्स, सिंस 18 ईयर्स। थैंक यू फॉर ऑल द गिफ्ट वॉट आर गिवन टू मी। मेरे स्कूल का फ़ीस से लेके तुमने हर चीज़ मेरे लिए किया है, अभी तक तुम ही मेरा खाने का बंदोबस्त कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू एज अ वंडरफुल पेरेंट। आई एम सॉरी माई मदर माई फादर, आई एम नॉट एबल टू डिलीवर दैट मच। मैंने बहुत बार आपको उल्टा जवाब दिया है, मेरे से गलती हो गई। हो सकता है कि मेरा इंटेंशन कुछ और रहा रहेगा, लेकिन मेरा तरीका गलत है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप सामने बैठकर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। एक अकेले कमरे में बैठकर सिर्फ अपने मम्मी डैडी का ग्रैटिट्यूड कीजिए। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता, अगर आप सामने बात नहीं कर सकते हैं, सामने बात नहीं कर, ये ब्रह्मास्त्र मैं आप सबको दे रहा हूँ। आप सामने बात नहीं कर सकते तो अलग बैठ जाना, आंखें बंद करना, अपने बच्चे को थैंक यू बोलना। थैंक यू माय सन, थैंक यू माय डॉटर फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। आपने मुझे जो खुशी दी है, वही खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। थैंक यू फॉर बीइंग ए लवेबल चाइल्ड एंड स्टडिंग एंड वट एवर वेज यू कैन। थैंक यू फॉर वट एवर यू आर डन फॉर मी एंड जो हैप्पीनेस तुम्हारे वजह से आया। आई एम सॉरी माई चाइल्ड कि मेरा तरीका जो है तुमको समझाने का गलत हो सकता है, लेकिन मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं, प्लीज़ समझिए। आई एम वेरी सॉरी, मैंने कुछ गलती नहीं की है। दैट इज़ हाउ वी कैन लाइक ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अगर हम बैठ कर करेंगे, आमने एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर अगर बात कर सकते तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने ये एक्सरसाइज जो है कुछ बच्चों को कुछ दिन पहले दिया था, नहीं हो पा रहा। नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर नहीं कर सकते तो पीछे बैठकर, सुबह उठकर, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले, पीछे बैठकर एक 10 मिनट ये ग्रैटिट्यूड वाला प्रेयर करके देखिए एंड सी द डिफरेंस। मैं रोज़ 2 घंटे करता हूँ। अपने पूरे मेंटर्स को ग्रैटिट्यूड करता हूँ, अपने फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आया, मुझे सपोर्ट किया। मेरे दोस्तों, हारमनी लाने के लिए घर में ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी पॉइंट्स जो मैंने आज डिस्कस किए, सब चीज़ को साइड में भी रखेंगे तो भी चलेगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, मेरे मेंटर जो मनोज लेखी है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड के ऊपर 6 आवर्स का कोर्स लेते हैं, एकदम फ्री होता है। जिसको खुशी से जो है अपनी खुशी से दे दो, ऐसा उन्होंने फ़ीस रखा है। यानी कि वो चाहते हैं कि सब लोग के घर में हारमनी हो। और मैंने बहुत सारे जन को ये जब शेयर किया तो सब लोग अपने अपने घर में, जैसे कि अभी एक बंदी है जो मुझे फ़ोन किया कि सर मेरे घर में बहुत चैलेंजेस है, मेरा बेटा, मेरी बच्ची, मेरा वाइफ जो है, मेरे हस्बैंड जो है मेरी बात नहीं सुनते, हमारे घर में बहुत एनर्जी का बहुत चैलेंज है। मैं बोला कुछ भी मत करो, सुबह उठो, एक 10 मिनट अपने हस्बैंड के लिए ग्रैटिट्यूड कर लेना, 4 मैजिक वर्ड्स बोल देना कि थैंक यू, सॉरी, आई लव यू एंड ये सब चीज़ बोल देना। मैं आपको कह रहा हूँ, उसका फ़ोन आया, बोलते सर 3rd दिन में ही जो है हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप बैठ कर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहोगे और ये ग्रैटिट्यूड करते रहोगे, दिन में 10-15 मिनट भी अगर आपने किया, जिसके साथ आपका चैलेंज है, जिसके साथ आपके रिश्ते को सुधारना है, अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को सुधारना, अगर बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को सुधारना है, तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। तो विच आर द 4 मैजिक वर्ड्स यू आर सपोज टू से। थैंक यू, सेकेंड वन इज़ आई लव यू, उसके साथ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेना। 3rd आई एम सॉरी एंड 4th वन प्लीज़ फॉरगिव मी एंड सी द डिफरेंस व्हाट यू आर गोइंग टू सी। ये अल्टीमेट सोल्यूशन है मेरे दोस्तों, अल्टीमेट सोल्यूशन है। मैं एक बच्चों को एक और काम दे सकता हूँ, वहाँ पर सामने अगर बच्चे समझते हैं कि पेरेंट्स की वैल्यू समझते हैं, तो आपने देखा सेलिब्रिटीज़ लोगों का इंटरव्यूज़ होते हुए देखा है आपने, शाहरुख खान, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, वो लोग ने अपने लाइफ को यहाँ तक कैसा लेकर आया, ये आपने देखा रहेगा। तो सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू होता है, ऐसा सब लोग सवाल पूछते हैं। तो आपके घर में तो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है जो आपके माँ बाप बैठे हैं। माँ बाप से बेहतर, सब बढ़कर दूसरा कोई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है। इस लॉकडाउन पीरियड में मैं चाहूँगा कि अब आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू ले। अगर आप डायरेक्ट ऐसे इंटरव्यू स्टाइल में नहीं ले सकते हैं तो बैठकर बात तो कीजिए, कितनी बड़ी बात है। मेरी मम्मी जो है 70 साल की है, थोड़ा चलने में उसको चैलेंज है, तो मैं उसका पाँव दबाता हूँ 10 से 15 मिनट।
मैं पाँव दबाते 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 हम बातें करते रहते थे कि आपके बचपन में आप कैसा स्ट्रगल किए। तो मेरी मम्मी कहती कि बेटा मुझे पढ़ने नहीं देते थे, काम पे लगा देते थे, तो मैं भागती थी पीछे के रास्ते से, स्विम करके जाती थी और अपने दोस्त के घर पे जाके कपड़े बदल कर मैं पढ़ाई करने जाती थी। तब कितना रेस्पेक्ट मेरा जो है अपने पेरेंट के लिए और बढ़ गया। तो आई वॉज जस्ट सर्विंग हर, एट द सेम टाइम हम एक दूसरे से जो है बैठ कर काफ़ी देर तक रोज़ हमने अभी डिसाइड किया कि 25 से 30 मिनट मैं अपने मम्मी के बारे में, अपने डैडी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, कैसा हो यहाँ तक आए, कितना अच्छा लगेगा ये इंटरव्यू लेने के लिए। दैट्स द बेस्ट थिंग विच ऑल ऑफ अस कैन डू माई फ्रेंड्स, दैट इज़ सेलिब्रिटी है हमारे पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे सेलिब्रिटी है। करना ये होमवर्क करना बहुत मज़ा आएगा, रोज़ 20-20 मिनट 25-25 मिनट बैठ कर हम तो वीडियो शूट करो, ये यादगार रहेगा आपकी ज़िंदगी का, आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो है अपने बच्चों के साथ ये कोऑपरेट करें और बैठ कर ये ज़बरदस्त हो, टीवी देखते बैठने से 20-25 मिनट आप जो है ये जो है जो इंटरव्यू वगैरह जो है आप ले सकते हैं मेरे दोस्तों। टू एंड माई सेशन हियर आई वुड लाइक टू से कि हारमनी तब तक होगी जब तक हमारे अंदर हारमनी नहीं है। इफ़ यू आर नॉट इन हारमोनियस पोजीशन विद योरसेल्फ, देयर कैन नॉट बी हारमनी विद अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के साथ हारमनी रहना। इसके लिए मैंने कहा कि खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब हम बदलेंगे तो समाज बदलता है, जो आमने सामने जो दुनिया है वो बदलती है। So, बहुत इंपॉर्टेंट है हारमनी का हमारे साथ, हमारा खुद के साथ हारमनी होना। जो खुद से प्यार नहीं करते, जो खुद के साथ हारमोनियस नहीं रहते, वो दुनिया में हारमनी उनको दिख नहीं पाता और वो रिलेशनशिप और बिगड़ता जाता है। आखिरी का कुछ शब्द कहकर आज का सेशन मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हारमनी नेचर के साथ का होना। मेरे मेंटर कहते हैं 12-5, ध्यान से सुनना, 12-5 मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12-5? 5 मीन्स द पंच तत्व, द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। 12 मीन्स वी ह्यूमन बींग्स, 12 मीन्स वी ह्यूमन बींग्स। 5 वी हैव 5 फिंगर्स, 5 + 5 10। तो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, वर्किंग ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स 5 + 5 10, मन यानी कि माइंड एंड बुद्धि, सो टोटल 12। तो 5 बेसिक एलिमेंट, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, माइंड एंड इंटेलेक्ट। वी ह्यूमन बींग्स आर 12 एंड द 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये 5 बेसिक एलिमेंट डिस्टर्ब्ड होने की वजह से, 5 बेसिक एलिमेंट जो है धरती जो है, सॉइल इज़ डिस्टर्ब्ड, जो है एयर इज़ पोल्यूटेड, वाटर इज़ पोल्यूटेड, स्पेस में चैलेंज है, सब जगह ये डिस्टर्बेंस है। तो 5 बेसिक एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से हमारे 5 कर्मेंद्रिय डिस्टर्ब्ड है, 5 ज्ञानेंद्रिय डिस्टर्ब्ड है, मन जो है कंट्रोल में नहीं है और बुद्धि जो है गलत रास्ते पे चली गई है। तो ये हारमनी का होना भी बहुत ज़रूरी है। हारमनी बिटवीन द 5 बेसिक एलिमेंट एंड द ह्यूमन बीइंग बिगड़ गया है, जिसकी वजह से प्रलय आ रहा है, देयर इज़ डिस्ट्रक्शन, सुनामी आई है, ये हुआ है, कितनी सारी चीज़ें, संकेत है जो 5 बेसिक एलिमेंट की तरफ से कि देयर इज़ नो हारमनी बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर। तो एज इंडिविजुअल व्हाट वी कैन डू एनीथिंग। येस, व्हाट वी कैन डू इज सी कि जब भी मौका मिले प्लांट ट्रीज एंड गेट इन हारमनी, इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करो। लॉकडाउन खुलने के बाद खुद के प्राइवेट व्हीकल्स अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए या फिर यूज़ कीजिए, कार पूलिंग यूज़ कीजिए, कुछ ना कुछ करते जाइए जिसके वजह से हम इस नेचर को बचा सके। अगर हम इस नेचर के साथ हमारी हारमनी परफेक्ट हुई, इफ़ वी आर एबल टू बैलेंस दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नेचर with, not alone, with the help of everyone, then we can see there will be harmony everywhere. इसका मतलब दुनिया करेगी तो मैं करूँगा ऐसा नहीं है। मैं अपना रोल प्ले करूँगा एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। आई विल प्ले माई रोल व्हाट बेस्ट आई कैन डू एज स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़। जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा हमको एक नया लाइफ जीना पड़ेगा, एक नए तरीके से हारमनी वाला, हारमनी विद इन द स्टेट्स, हारमनी विद इन द पीपल, कोऑपरेशन बिटवीन एवरीवन, मिलकर हमको इस 5 बेसिक एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे। ये नेचर का एक बहुत बड़ा लेसन हमको सिखा रहे हैं कि वी हैव टू बी इन हारमनी विद द नेचर। अभी 25-30-40 दिन से नेचर अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा है, हमको घर पे बैठ के अपने आप को हील करना है। नेचर इज़ हीलिंग इटसेल्फ एंड व्हेन वी कम आउट ऑफ दिस लॉकडाउन,
let's live a wonderful life of legacy where we are in harmony with the family, we are in harmony with the entire nature, with the entire mankind, the entire world is in harmony, working together, my friends. That is what I wanted to say. And my last quotation is बहुत इम्पॉर्टेंट है. हार्वर्ड ने ये सर्वे किया था. आखिरी का 2 लाइन 4-5 चीज़ें बताकर मैं ख़त्म करता हूँ आज का इस सेशन को. हार्वर्ड ने एक सर्वे किया था कि हैप्पीनेस इंसान के लाइफ में कब आता है. हैप्पीनेस इंसान के लाइफ में कब आता है? जब कोई चीज़ पाता है, मटेरियल्स चीज़ें आती है, उसके घर में गाड़ी बंगला घर ये सब होता है, तब वो हैप्पी होता है. ऐसा एक सर्वे उनको करना था और वो सर्वे 75 ईयर्स तक उन्होंने किया. यानी कि 75 ईयर्स पहले उन्होंने कुछ 500-600 लोगों को जो है ट्रैक डाउन किया और उनको 75 ईयर्स तक ट्रैक डाउन करते हुए वो पूरा का पूरा सर्वे उन्होंने कंप्लीट किया. तो एंड में सिर्फ 25-30 लोग थे. कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ लोग जो है उनका डेथ हो गया. फिर भी वो लोग ने 75 ईयर्स तक इसको ट्रैक डाउन किया, ये पता लगाने के लिए कि इंसान खुश कब रहता है, हैप्पीनेस उसकी लाइफ में, ट्रू हैप्पीनेस उसको किस चीज़ से मिलती है, ये उनको आइडेंटिफाई करना था. तो उन्होंने ये 500 लोगों के 75 ईयर्स तक का ट्रैक डाउन उन्होंने कुछ तो एक एज से कुछ एज तक उन्होंने किया. एंड द सर्वे वॉज कंडक्टेड फॉर 75 ईयर्स. अब आर्टिकल गूगल में सर्च कर लेना. उस आर्टिकल में एंड में कंक्लूजन क्या है? हैप्पीनेस घर में हैप्पीनेस या इंसान को हैप्पीनेस तब मिलता है जब उसके लाइफ में स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप है. स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप. पैसा, मटेरियल थिंग, दिस इज़ नॉट द मीडियम ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का एक ही आंसर है स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप. स्ट्रॉन्ग डीप relationship. So with these words I would like to end my session here. Let us have a wonderful deep relationship with our parents. The parents will have it with the kids, kids will have it with the parents. Let us have it with everyone. Let's live in harmony with everyone. तो कहते हैं ना कि रंगों की इस महफिल में बेरंगी भी हुआ करते हैं. कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट, ना मैं परफेक्ट, ना पेरेंट परफेक्ट, ना बेरंगों में रंग भर कर हर डगर को सजाना है. इस तरह नहीं तो उस तरह सही, इस तरह नहीं तो उस तरह सही, हर तरह से हो वही. इस तरह तरह के इस झमेले में, इस तरह तरह के इस झमेले में हर तरह का हो जाना है. इस तरह तरह के इस झमेले में हर तरह का हो जाना है. आखिरी वाला, हर राह हर मोड़ हर डगर, हर राह हर मोड़ हर डगर. अगर तुम साथ चले खुद के तो सारा ज़माना साथ हो जाना है. अगर तुम साथ चले खुद के तो सारा ज़माना साथ हो जाना है. किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है सिवाय खुद को. अगर एज अ पेरेंट हमने अपने आप को बदल दिया, जो मैंने पॉइंटर्स बताए थे, एज अ स्टूडेंट अगर हमने अपने आप को बदल दिया, जो वैल्यूज़ ऑफ पेरेंट्स को समझकर, और वैल्यू अगर हमने किया इस वक्त का, समय का, सब चीज़ का, तो हम ऑटोमेटिकली ये पूरी दुनिया में छाना करना स्टार्ट करेंगे. So with these words, I would like to thank the IES team for giving me this opportunity to conduct the session, and I'm very much grateful to all of you for being a wonderful listener. I'm sorry that in between I could not, I lost the network. There's a challenge over here because of the network, the place where I can get the network, because I'm not at a very different place. I'm not exactly at my home. So this is the challenge which I had, and I'm sorry in between जो है वो continuity नहीं मिली और break हुई. And that's it from my side. Thank you everyone. Thank you the entire Bhopal city. होप यू आर टेकिंग मेनी थिंग्स बैक होम. लाइफ में मैसेज को लेकर जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैसेंजर के साथ साथ मैसेज का इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. हम सब लोग मैसेंजर को याद रखते हैं, मैसेज भूल जाते हैं. सो मैसेंजर के साथ साथ, पैगंबर के साथ साथ पैगाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, एंड आई होप आई हैव डन माय पार्ट. एंड फाइन, देयर वर फ्यू क्वेश्चंस विच आई कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए. काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे. उसी क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पूरे चीज़ को डिज़ाइन किया था कि कैसा हार्मनी होना चाहिए, कैसे रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए. मतलब बैलेंसिंग बिटवीन, जो मैंने कहा था कि एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. दोनों मम्मी डैडी साथ में बच्चे के साथ बैठेंगे और एक एग्रीमेंट तय करेंगे कि कौन सी आदतें हम देखना चाहते हैं, इससे हार्मनी होगी. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने जो बताया था, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. तीसरा जो है सिग्निफिकेंस, अच्छी शाबाशी. हमेशा जो अच्छा चलता है उसको शाबाशी देते रहेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें बदलते जाएगी. और कंपैरिजन नहीं करेंगे.
और बच्चे अपने आप को बदलेंगे, पेरेंट्स अपने आप को बदलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हार्मनी का जो हमने कहा कि ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर रोज़ 15 से 20 मिनट आप ग्रैटिट्यूड कीजिए कि ऐसे इस लॉकडाउन में भी हमको सब कुछ चीज़ मिला है। ये सब चीज़ हम जो है कवर कर ये जो भी मैंने कहा आपने सुना रहेगा, इसको आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। सेलिब्रिटी वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि मम्मी डैडी के साथ बैठकर उनका इंटरव्यू लीजिए, पूछिए कि उनका लाइफ कैसा था, यहाँ तक कैसा है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं तो रोज़ एंजॉय कर रहा हूँ 20 से 25 मिनट उनका पैर दबाते हुए। आई एम एन्जॉइंग इट माई फ्रेंड्स। और नेचर के साथ हमारी हारमनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में रिलेशनशिप से बढ़कर दूसरा कोई हैप्पीनेस नहीं होता। जब हम बड़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे होंगे, तब हमको एहसास होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, अभी एहसास नहीं होगा, बाद में एहसास होगा। वेरी मच।